जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करेंट अफेयर्स का जो है ना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है परीक्षा मंथन से जो है ना करेंट अफेयर्स का होमवर्क दिया गया है। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका जो है ना इसका भी क्लास करवा दीजिए। तो जैसा अगर इस क्लास का अगर रिव्यू अच्छा रहेगा आप लोग देखिएगा तो इसका जो कंटिन्यू जो है ना जितना होमवर्क सर देंगे तो इसका जो है ना डेली क्लास आपको हम करवा देंगे। बाकी जितना जो होमवर्क दिए थे सर तो सारा जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, कौन कौन टॉपिक से कितना कितना होमवर्क मिला था और सारा का ज्ञान बिंदु का नोट्स भी डाल दिए हैं। और बाकी जो बैच में जुड़े हैं बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो बैच में जुड़े हैं तो उनमें जो है ना सारा जो है घटना चक्र से, लुसेंट से और एनसीईआरटी सार संग्रह सभी से जो है टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर जिनको भी ज्वाइन करना है घटना चक्र जो होमवर्क सीरीज मेरे द्वारा जो चलाया जा रहा है तो उसको ज्वाइन कीजिए। और जो भी टॉपिक जो सर के द्वारा बताया जाएगा आपको उस ग्रुप में सेंड होगा। और सारा जो है ना जहाँ से आपका मन होगा, जहाँ से घटना चक्र से कर लीजिएगा या तो लुसेंट से आपको या तो ज्ञान बिंदु नोट से करना होगा तो जहाँ से होगा वहाँ से आप कर लीजिएगा। और बाकी जो करेंट अफेयर्स का जो भी होमवर्क मिलेगा, जिसे आज मिला था मंडे का होमवर्क है 6, 7, 8, 9 नंबर पेज है। तो टोटल जो है ना अभी के इस क्लास में करेंट अफेयर्स का जो है ना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको कम समय में जो है ना पूरा होमवर्क करेंट अफेयर्स का कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए ये जो है ना परीक्षा मंथन का बुक है, ठीक है। देखिए ये जो है ना कल ही सर के द्वारा जो है बैच स्टार्ट हुआ था होमवर्क सीरीज में। जैसे ही सर इस बुक के बारे में बोले सारा जो है ना पटना में बुक मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। तो बाकी तो हम तो करेंट अफेयर्स का जो है किसी तरह हम होमवर्क कंप्लीट सेंड कर दिए हैं पीडीएफ। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा टॉपिक और सारा जो होमवर्क है ना सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमें घटना चक्र से कमिट करना चाहिए और बाकी शुरू से जो है ना जो होमवर्क करवाया जा रहा है मेरे द्वारा तो उसको ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सर टॉपिक बताएंगे आपको हम सब शेयर कर देंगे उस ग्रुप में, तो आप वहाँ से जो है ना आप सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम सोच रहे हैं ना कि इसका जो सर के द्वारा जो होमवर्क दिया जा रहा है उसका जो है ना रात में हम डिस्कशन करवाएं। मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है ना, जितने टॉपिक दिया गया है सारा का होमवर्क का हम डिस्कशन करवाएंगे। मतलब ग्रुप के द्वारा आप सभी लोग रहिएगा तो उसमें सभी के साथ जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा होगा बताएंगे आपको। अभी जो है ना फिलहाल क्लास देखिए करेंट अफेयर्स का जितना सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है, ठीक है। ये देखिए परीक्षा मंथन का जो है ना बुक है, देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए समसामयिक क्या है, लेख है। बहुत ही अच्छा बुक है, जब सर बोले तो अच्छा ही बुक है। बाकी तो जिनको भी जैसा जिस बुक से आपको लग रहा है आप स्पीडी भी कमिट कीजिए। लेकिन इस क्लास का हम कराने का मकसद यही है कि बहुत लोग का मैसेज आया था अगर क्लास का रिव्यू अच्छा रहेगा तो क्लास कंटिन्यू आएगा, नहीं तो फिर हम आपका होमवर्क जो है ना देंगे। और बाकी जो डिस्कशन करवाएंगे ग्रुप में वीसी में वो तो सोच रहे हैं करवाने का, अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन हम सबसे राय जो लेंगे जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमसे, जो पेड बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्लास पर जो है ना फोकस करते हैं। देखिए इसमें टॉपिक क्या है तो वैश्विक जो है ना इसमें टॉपिक क्या है तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 और भारत में जनगणना और उससे संबंधित मुद्दे और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष और मेक इन इंडिया के 10 वर्ष और स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष और क्या है प्रगति है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक में क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। अगर कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका सारा जो है ना हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए इसमें पहला टॉपिक क्या है तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या है सहकारिता वर्ष है, ठीक है। तो पहले जो है ना पहला टॉपिक जो है ना कंप्लीट कर दे। देखिए पहला टॉपिक में क्या है, देखिए दिया हुआ है, कह रहा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जो ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन जो है ना 2024 का उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच किया गया है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ना 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के जो है ना बीच किया गया। और साथ ही इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जो है ना शुभारंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में क्या है, देखिए कह रहा है ना कि ICA मतलब वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, तो कह रहा है यह सम्मेलन वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए अग्रणी निकाय। इस सम्मेलन का विषय क्या है तो सहकारिता सभी के लिए क्या है समृद्धि निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है ना कि कह रहा है इसका आयोजन, कह रहा है कि ICA का जो इसका आयोजन है ना भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको मतलब ICA भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एवं क्रिब्को के सहयोग से जो है ना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है
कह रहा विदित हो कि आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन आईसीए सभा का जो है ना आयोजन भारत में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि विदित हो कि आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का जो है ना भारत में किया गया। ठीक है, और जहाँ पे जो लाइन करेंगे वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री दासु सिरिन टोबैगो और फिजी के उप प्रधानमंत्री माओना कामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग जो है ना 3000 प्रतिनिधित्व भी क्या है उपस्थित रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 जो है ना क्या था, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कह रहा है ना पहला पॉइंट क्या है, तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जो है ना शुभारंभ किया। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किसने किया, तो मोदी जी। कौन किया? नरेंद्र मोदी किए। ठीक है, इसका थीम क्या है, तो सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, और यह थीम सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका की क्या करती है, रेखांकित करती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है इसका उद्देश्य। कह रहा है कि जो है ना इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को क्या करना, प्रदर्शित करना। नोट में दिया हुआ है, कह रहा है इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, और इस टिकट पर जो है ना कमल का फूल है। ठीक है, जो शांति, शक्ति, लचीलापन एवं विकास का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, और यह संधारणीयता व सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है, और कमल की 5 पंखुड़ियों प्रकृति के जो है ना 5 तत्व मतलब पंचतंत्र जो है ना, आगे देखिए पंचतंत्र का जो है ना प्रतिनिधित्व करती है, जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक साधारणता के प्रति सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस डिजाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियां और आवास जैसे क्षेत्रों को भी शामिल जो है ना किया गया। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से क्या है, एक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन है ना, उसके बारे में कह रहा है कि वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से क्या है, तो एक है। ठीक है, आगे कह रहा है यह दुनिया भर में जो है लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों के आईसीए सहकारी आंदोलन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान एवं समन्वित कार्रवाई के लिए जो है ना एक वैश्विक मंच जो है ना प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा आईसीए जो है ना वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, याद रखिएगा जो आईसीए है ना वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और आईसीए के 105 देशों में 306 से अधिक सदस्य जो है ना संगठन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आईसीए जो है ना आईसीए में कितने सदस्य संगठन है, तो 105 देशों में से जो है 306 से अधिक क्या है, सदस्य संगठन है, और इसके सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन भी शामिल है, जो कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा उद्योग एवं सेवाएं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सहकारी क्षेत्र क्या है, तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े व सबसे विविध आंदोलनों में से एक है, जिसमें लाखों लोगों के साथ साथ कृषि, बैंकिंग, आवास, ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्र क्या है, तो शामिल है। आगे देखिए कह रहा है कि 14 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में जो है ना आईसीए क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र का जो है ना आधिकारिक रूप से क्या किया, उद्घाटन किया। याद रखिएगा, तो 11 नवंबर 1960 को भारत के जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नई दिल्ली में आईसीए क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र ICAROEC का आधिकारिक रूप से क्या किया, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत के विकास एवं सफलता के लिए जो है ना एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, केंद्रीय भूमिका में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत जो है ICAAP के विकास एवं सफलता में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।
तो सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो है ना पूछे क्वेश्चन रहेगा कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो है ना किस मंत्रालय की स्थापना किया गया। तो सहकारिता मंत्रालय का स्थापना कब किया गया, 2021 में किया गया। और इस मंत्रालय का लक्ष्य जो है ना सहकारी संचालित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना और हर गांव तक जो है ना पहुंचे और सभी क्षेत्रों के में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को क्या करे, मजबूत करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत में सहकारी समितियों के प्रकार। भारत में सहकारी समितियों के जो प्रकार है ना वो क्या है। तो पहला पॉइंट है उपभोक्ता सहकारी समितियां। इसमें क्या है, तो ये बिचौलियों को हटाकर उचित मूल्य प्रभुक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती है, जैसे क्या है केंद्रीय भंडार एवं क्या अपना बाजार। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ उत्पादक सहकारी समितियां क्या होता है। तो ये छोटे उत्पादकों को कच्चा माल एवं उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता करती है, जैसे APPCO और क्या है हरियाणा हैंडलूम। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है सहकारी विपणन समितियां। इसमें क्या कर रहा है, ये छोटे उत्पादक को उनके उत्पादकों को सामूहिक रूप से विपणन करने में क्या करती है, सहायता करती है। आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अब इधर आइए पॉइंट में देखते हैं। यहाँ कर रहा है हाँ है जैसे कर रहा है ना कि जैसे में जो सहायता करती है, जैसे में क्या क्या दिया है, गुजरात है सहकारी दुग्ध विपणन और संघ अमूल है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ सहकारी ऋण समितियां। ये जमा स्वीकार करके और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है सहकारी कृषि समितियां। ये छोटे किसानों को सामूहिक कृषि पत्तियों से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आवास सहकारी समितियां। ये क्या है, तो ये समितियां अपने सदस्यों के लिए भूमि खरीदकर और उसका विकास करके किफ़ायती आवास विकल्प उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ना भारत में जनगणना और उससे संबंधित जो है ना मुद्दे क्या है। तो भारत में देखिए क्या रहा है ना कि भारत में जनगणना और उससे क्या है संबंधित मुद्दे, इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है ना कि नवंबर 2024 कह रहा है कि नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट क्या होगी, प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि कह रहा है कि नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट क्या होगा, प्रकाशित होगा। इसका देखिए मुख्य बिंदु क्या है ना, देखिए मुख्य बिंदु मेन पॉइंट होता है, कह रहा है कि विदित हो कि भारत में पिछली गणना क्या है 2011 में की गई थी और इसका अगला चरण जो है 2021 में शुरू होना था, किंतु कोविड-19 के कारण दूसरी लहर के कारण क्या हो इसमें देरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदित होना कि मतलब भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी इसके पहले, लेकिन अगला जो चरण था ना 2021 में शुरू होना था, लेकिन किंतु क्या हुआ ना कोविड-19 आ गया, इसलिए दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। आगे कह रहा है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ थी। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये पूछेगा, ये तो ये तो करंट से आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब करंट की क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आप करंट और ये जैसे देखिएगा उस नज़रिए से आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ और लिंगानुपात जो है ना प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी और साक्षरता उस समय कितना था 74.04% और 2001 से जो है ना 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ 17.64 जो है ना % हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, आगे कह रहा है कुल जो है ना 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 31.16 जो है ना शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना मतलब 68.84 जो है % जनसंख्या ग्रामीण में और 31.16 शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जो है ना आबादी लगभग 20 करोड़ वाला राज्य था, जबकि सबसे कम आबादी वाला केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा तो कौन था, लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या कितना है 64,429 थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश जो है ना कौन सा राज्य सर्वाधिक आबादी वाला है राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला यूटी कौन है, तो लक्षद्वीप है, जिसकी जनसंख्या कितनी है 64,429 थी। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था और गोवा सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार 3702 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 1275 जब एग्जाम हुआ था तो फर्स्ट शिफ्ट में देखिए राजस्थान वाला क्वेश्चन पूछा था और सेकंड में जो है ना गोवा वाला पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनगणना से जो है ना 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जनगणना 2025 से संबंधित जो है प्रमुख मुद्दे हैं ना क्या है, देखिए
तो कह रहा है ना, जनगणना 2025 का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स एनआरआईसी के स्थापित करना था। ठीक है, और साथ ही एनआरआईसी की स्थापना के प्रथम चरण में जनगणना प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करना भी क्या है, शामिल है। आगे कह रहा है इस जनगणना के बाद जनगणना की चक्र भी बदलने वाला है और वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और फिर 2045 वर्ष 2055 में क्या है, जनगणना होगी। देखिए यहाँ भी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है इस जनगणना के बाद जनगणना चक्र भी बदलने वाला है और वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और फिर वर्ष 2045 और उसके बाद 2055 में जनगणना होगी। और जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू होगा और परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की क्या है, उम्मीद है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने अभी तक जाति जनगणना का फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय से को मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है एनआरआईसी के बारे में। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है एनआरआईसी से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों को नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज रजिस्टर से है। तो कह रहा है ना कि एनआरआईसी से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज रजिस्टर से है और इसका उद्देश्य भारत के सभी कानूनी नागरिकों को दस्तावेजीकरण करना है, ताकि अवैध अप्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन द्वारा क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। जो एनआरआईसी है ना, देखिए कह रहा है एनआरआईसी के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में दिया हुआ है कि इसे जो है ना नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन के द्वारा क्या किया, अनिवार्य किया गया। आगे क्या क्या कह रहा है कि एनआरआईसी के जो है ना लाभ क्या है। तो कह रहा है ना कि सत्यापित नागरिक रजिस्ट्री बनाए रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। और नेक्स्ट है पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करना। और नेक्स्ट है पहचान धोखाधड़ी और दोहराव को कम करना और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों को सक्षम करना, जो सुनिश्चित करते हैं कि लाभ केवल जो है ना पात्र प्राप्तकर्ताओं तक क्या है, पहुँचे। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है एनआरआईसी और आधार में जो है ना अंतर क्या है, मतलब एनआरआईसी और आधार में अंतर क्या है, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। कह रहा है आधार पहचान सत्यापन केंद्रित है और इसे कोई भी निवासी रख सकता है, जबकि एनआरआईसी एक नागरिकता सत्यापन प्रणाली है जो नागरिकता का प्रमाण जो है अनिवार्य करती है। इस प्रकार आधार मोटे तौर पर सभी निवासियों के लिए समावेशी है, जबकि एनआरआईसी नागरिकों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड के रूप में क्या करता है, तो कार्य करता है। ये जो है ना डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, एनआरआईसी और आधार के बारे में। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत में जो है ना असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है ना अपडेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में सेट करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को अपडेट किया गया था, तो कौन सा राज्य होगा, तो असम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है अवैध अप्रवासियों मतलब विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया ने सख्त दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण इसकी सटीकता और निष्पक्षता पर चिंताएं जो है ना पैदा की, जिससे कई ग्रामीण और कम शिक्षित निवासी मानदंडों को जो है ना पूरा करने में क्या असमर्थ हो गए। आगे कह रहा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय एनआरआईसी के विपरीत असम का एनआरसी और असम के समझौते द्वारा निर्देशित था, जिसने अनूठी शर्तें लगाई थी। आगे कह रहा असम का अनुभव उन महत्वपूर्ण मानवीय और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करता है जो एक राष्ट्रव्यापी मतलब एनआरआईसी को लागू करने में क्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना के बारे में जो है ना क्या दिया हुआ, देखिए कह रहा है परिभाषा। तो कह रहा है जनगणना एक निर्दिष्ट समय पर किसी देश या देश के किसी भी स्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक व सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने और विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया के रूप में जो है ना परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनगणना का जो परिभाषा है ना क्या है, तो कह रहा है जनगणना को एक निर्दिष्ट समय पर किसी देश या देश के किसी स्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया को क्या कहते हैं के रूप में जो है ना परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जनगणना का उद्देश्य क्या होता है ना, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो कह रहा है जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में मानक जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, और यह जानकारी नीतियों व कार्यक्रमों के नियोजन,
राष्ट्रीय व वैश्विक विकास एजेंडे के कार्यान्वयन की निगरानी और अनुसंधान के लिए क्या है, तो आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दशकीय जनगणना का आधार जो है ना क्या है, तो कहा संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार हर देश को जो है ना प्रत्येक 10 साल में जनगणना करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जनगणना का जो है ना इतिहास क्या रहा है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्य जो है ना ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या जो है ना जनगणना की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है कि जो मतलब जनगणना के बारे में इतिहास जो था ना पहले क्या था, तो कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन संहिता जो है साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या गणना की जाती थी। नेक्स्ट है कह रहा है 321 से 296 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से राज्य की नीति के उपाय के रूप में जनगणना पर जोर दिया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि मुगल सम्राट कह रहा है मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन व कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डाटा जो है ना शामिल था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में इलाहाबाद शहर और 1827 से 28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जो है ना जनगणना की गई थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम जो है 1824 ईस्वी में इलाहाबाद शहर में और 1827 से 28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जो है ना जनगणना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसके बाद 1881 ईस्वी की जनगणना 17 फरवरी जो है ना 1881 को भारत की जनगणना के आयुक्त WC फोल्डेन द्वारा जो है ना की गई थी। ठीक है, तो 1872 के बाद कह रहा है ना कि 1881 ईस्वी की जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत की जनगणना आयुक्त WC फोल्डेन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में और अंतिम जनगणना जो है 2011 में दर्ज की गई थी। तो ये भी पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना आपको करंट के अलावा जो है ना जो रिलेट होता है ना हिस्ट्री वगैरह से कुछ भी होगा तो आपको इस बुक में जो है देखने को मिलेगा, इसलिए जो है थोड़ा सा बुक जो है ना अलग दिखने में लगता है। तो ये कह रहा है ना कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 और अंतिम जनगणना कब हुआ, तो 2011 में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 वर्ष की जा चुकी है। ठीक है, 15 बार की जा चुकी है। कह रहा है कि वर्ष 2011 की तक भारत की जनगणना जो है ना कितना बार की जा चुकी है, तो 15 बार। अब वर्ष 2025 में भारत जो है ना 16वीं जनगणना दर्ज की जाएगी। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 तक भारत की जनगणना कितनी बार की जा चुकी है, तो 15 बार। और 2025 में जो जनगणना होगा कैमा होगा तो 16वां जनगणना दर्ज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जनगणना की प्रक्रिया जो है ना क्या होती है, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या जनगणना की योजना और अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जो है ना बनाई जाती है और यह संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या जो है 69 में क्या है, सूचीबद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत की जनगणना पूरी गतिविधियों गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत निष्पादित की जाती है और यह कार्य सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से जो है ना किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निदेशकों के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय है जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में जो है ना जनगणना गतिविधियों के संचालन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है जो संबंधित जिलों नगर निगमों में जनगणना के संचालन के लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं। तो आगे देखिए दिया हुआ है कि भारत में जो है जनगणना से संबंधित जो प्रमुख कानून है ना वो कौन कौन सा कानून है, तो जनगणना अधिनियम 1948 पहला कानून है, दूसरा है क्या नागरिकता अधिनियम 1955 है और तीसरा क्या है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम क्या है 1969 है और नेक्स्ट है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम बोलेगा तो कौन सा है 2023 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है ना नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन सा है, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है। ठीक है,
तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए दिया हुआ इसमें कह रहा है कि 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का जो है ना शुभारंभ किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किसने किया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन की, अन्नपूर्णा देवी। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में दिया हुआ है, कह रहा यह अभियान 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस से 10 दिसंबर 2024 मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में कह रहा है ना कि यह जो अभियान था ये 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन से 10 दिसंबर 2024 मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा आधारित हिंसा जो है ना, आगे देखिए, हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। और इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। और यह अभियान भारत के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं की पूर्ण समान व सार्थक भागीदारी पर क्या है, ध्यान जो है ना, ध्यान क्या है, ध्यान आगे देखिए, ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। देखिए तो कह रहा है ना कि यह अभियान बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले 7 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश लगभग 300 उच्च भार वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां बाल विवाह की दर जो है राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या है, तो अधिक है। आगे कह रहा है कि यह अभियान प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में वर्ष 2029 तक जो है ना बाल विवाह दरों में 5% से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने का जो है ना आह्वान करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस अभियान की एक प्रमुख विशेषता बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ है। और यह पोर्टल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को जो है लागू करने की दिशा में क्या एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है भारत में जो है ना बाल विवाह की स्थिति क्या है। देखिए इसके बारे में कह रहा है, तो कह रहा है पिछले एक वर्ष में लगभग 2 लाख जो है ना बाल विवाह रोके गए हैं। पिछले एक वर्ष में जो लगभग 2 लाख बाल विवाह रोके गए, जबकि भारत में 5 में से 1 बालिका का विवाह कानूनी आयु 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले कर दी जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत के बाद भारत में बाल विवाह 2019 से 21 में जो है ना 47.4 से जो है ना घटकर 23.3% हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2026 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत बाद से भारत में बाल विवाह जो है 2019 से 21 में 47.4% से घटाकर 23.3% हो गया। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले के लिए जो है ना कठोर दंड क्या है, प्रावधान है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो 2014 से 15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में जो है ना 930 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो पहले था ना 2014 से 15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया। नेक्स्ट है बाल विवाह को कम करने के उपाय। भारत में जो है ना बाल विवाह को कम करने के उपाय जो है ना क्या क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट है ना कि बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला है कि लड़कियों की शिक्षा में निरंतर सुनिश्चित करना है, दूसरा है कौशल विकास और श्रम में समावेशन, और तीसरा है महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करना, और नेक्स्ट है महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करना, और नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण की तस्करी रोधी, ये सब करना। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा और खेल व नेतृत्व में भागीदारी इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है भारत में बाल विवाह रोकने के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय क्या क्या है। देखिए तो कह रहा है ना कि भारत में जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो है ना बाल विवाह रोकने के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय क्या क्या है। देखिए पहला कह रहा है ना कि भारत में बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो कई सदियों से चली आ रही है। हालांकि इसमें कमी के बावजूद अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां इसका चलन जारी है। ऐसे मामले की संजीदगी को देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी कदम उठाना पड़े हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि
देश में बाल विवाह की कुप्रथा करा कि प्रतिबंधित करने के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को कई निर्देश जारी किए और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि देश में बाल विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को कई निर्देश जारी किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करने का क्या है निर्देश दिया है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि साथ ही जो है ना अदालत ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से अपने जिलों में बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए जो है ना कहा है। अदालत का कहना है कि उन्हें इसे रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष इकाई की स्थापना की सुझाव दिया। अदालत के मुताबिक एक बाल विवाह मुक्त गांव पहल की शुरुआत की जानी चाहिए। इसके तहत पंचायत और समुदाय के नेताओं को बाल विवाह रोकने और उसकी रिपोर्ट में सक्रिय भूमिका जो है निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा के सहयोग से बाल विवाह की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल बनाने का भी जो है निर्देश दिया गया और इस पोर्टल पर बिना नाम और व्यक्ति जानकारी साझा किए रिपोर्टिंग की अनुमति होनी चाहिए। इससे पीड़ितों और संबंधित नागरिकों के लिए जो है शिकायत दर्ज कराने और सहायता सेवाओं तक पहुंचना आसान होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को जोखिम पर पड़े बच्चों की पहचान करने और उसकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बाल विवाह के मामलों की पहचान करने और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों जैसे गरीबी या जल्दी शादी के दबाव के कारण स्कूल छोड़ सकते हैं उनकी निगरानी करने पर भी आदेश दिया गया है। ठीक है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना आदेश दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बाल विवाह से संबंधित जो है ना प्रमुख वैश्विक मुद्दे क्या है, तो कह रहा है विदित हो कि बाल विवाह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में बाल विवाह की समस्या कितनी विकट है इसका अंदाज़ा UNFPA द्वारा जारी आंकड़ों में से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 1.2 करोड़ बच्चियों का विवाह जो है 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। सोचिए, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेव द चिल्ड्रेन द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 से पता चला है कि बाल विवाह हर रोज़ 60 से ज़्यादा बच्चियों की जान जो है ना ली रहा है। ठीक है, और मतलब इसकी वजह से हर साल 22,000 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो जाती है। इसकी वजह से दक्षिण एशिया में हर रोज़ 6 बच्चियाँ अपनी जान गंवा रही है। कहाँ, तो दक्षिण एशिया में। ठीक है, आगे कह रहा है कि दुनिया में करीब 64 करोड़ महिलाओं और युवतियाँ का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गया है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया में करीब जो है ना 64 करोड़ महिलाओं और युवतियों का विवाह जो है ना 18 साल से कम उम्र में हो गया है और बाल विवाह की शिकार इनमें से करीब आधी महिलाएं और बच्चियां दक्षिण एशिया में रही है। ठीक है, जिनकी कुल संख्या कितना है 29 करोड़ है। आगे कह रहा है कि यदि भारत की बात करें तो दुनिया में बाल विवाह की शिकार करीब 1/3 महिलाएं और बच्चियां भारत में है। तो भारत में जो है ना बाल विवाह की जो है मतलब शिकार कितना है, तो दुनिया में बाल विवाह की शिकार करीब 1/3 महिलाएं और बच्चियां भारत में है। मतलब कि देश में करीब 21.7 करोड़ जो है ना महिलाएं और बच्चियां का विवाह 18 वर्ष की उम्र में से पहले हो गया था। और इसके बाद बांग्लादेश में 4.2 करोड़ और चीन में 3.5 करोड़, इंडोनेशिया में 2.6 करोड़ और नाइजीरिया में कितना 2.4 करोड़ और ब्राज़ील में कितना 2.2 करोड़ और पाकिस्तान में दुनिया की जो है ना 1.9 करोड़ बालिका क्या है वधू है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, बाल विवाह को भले ही 1929 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया तो लेकिन आज भी यह पूरे भारत में बड़ी समस्या जो है ना बनी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 21 में 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच हर जो है ना 4 में से एक महिला 23.3% की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई है। और बाल विवाह सबसे अधिक जो है ना पश्चिम बंगाल 41.6% प्रचलित है। इसके बाद बिहार में जो है ना 40.8%, पहले के सबसे ज़्यादा कहाँ है पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में 40.8% और उसका त्रिपुरा में कितना है 40.1% और झारखंड में जो है 32.2% नंबर आता है और असम में यह आंकड़ा जो है 31.8% है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ऐसे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चियों को भी अपने फैसले लेने का हक है, उन्हें भी पढ़ने लिखने खेलने और बेहतर भविष्य बनाने का अधिकार है और यह उसे छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सब जो है ना बोला गया है।
नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का 10 वर्ष जो है ना इसके बारे में दिया हुआ है। ये क्या है देखिए, इसके बारे में कह रहा है ना कि 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे किए। ठीक है, तो याद रखिए कि जन धन योजना जो है ना स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2024 को हुआ था। सॉरी 28 अगस्त 2024 को जो है ना ये 10 वर्ष मतलब पूरा किया। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था जन धन योजना। ठीक है, और ये 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए, और प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी, और 28 अगस्त 2014 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए इसका मुख्य बिंदु जो है ना क्या है, मुख्य बिंदु तो कह रहा है विदित हो कि केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में जो है ना 2024 के 25 के दौरान PMJDY के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते जो है ना खोलना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत और जमा खाते, वित्तपोषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक जो है ना पहुंच सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि JDY खाताधारकों के लिए रुपये डेबिट कार्ड दिए गए हैं, जिसमें शुरुआत में जो है ना 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है, तथा इसके तहत जो है ना 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा जो है 2 लाख रुपये का कर दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है इस योजना के अंतर्गत पात्र खाताधारक मतलब 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में लाभार्थियों की उनकी मृत्यु पर जो है ना 30,000 का जीवन बीमा सामान्य शर्तों की पूर्ति का जो है ना दे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है योजना की सफलता का क्या है, तो कह रहा है 21 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री ने जन धन योजना PMJDY के लाभार्थियों की कुल संख्या जो है 53.20 करोड़ थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 21 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 53.20 करोड़ थी। इसमें जो है ना आई कह रहा है, इसमें जो कह रहा है कि इसमें 35.42 मतलब कह रहा है ना कि इसमें 35.42 करोड़ जो है ना लाभार्थियों के खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं, और 17.78 करोड़ मेट्रो शहरों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इस योजना में कुल लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक जो है ना 29.60 करोड़ है, और सभी जनधन बैंक खातों में कुल मिलाकर जो है ना कितना है, तो 22,99,88.84 करोड़ की राशि जमा है। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है, उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग को 23 से 29 अगस्त 2024 के बीच खोले गए सर्वाधिक खातों के लिए क्या है, प्रदान की गई है। तो यहाँ पे कह रहा है उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग को 23 से 29 अगस्त 2024 के बीच खोले गए सर्वाधिक खातों के लिए प्रदान की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियां। कह रहा है मार्च 2015 में PMJDY ने 147 मिलियन खाते खोले थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कह रहा है कि मार्च 2015 में PMJDY ने 147 मिलियन खाते खोले थे, जो मार्च 2024 में 520 मिलियन खातों तक पहुंच गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2015 में जमा संग्रहण 15,600 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 2.32 ट्रिलियन रुपये हो गया। पिछले 10 वर्षों में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है, और मार्च 2015 में औसत शेष राशि 1065 रुपये से बढ़कर मार्च 2024 में 4476 रुपये हो गया, जो पिछले दशक में लगभग 4 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार क्या है, तो कह रहा है जन धन दर्शक ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार जन धन दर्शक ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं, जो जुलाई 2023 तक जो है JDD ऐप पर जो है ना कितना 6011 जो है ना 0000 है। ठीक है, तो यहीं तक जो है ना सर के द्वारा होमवर्क दिया गया था, तो यहाँ तक जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। मतलब पेज नंबर जो है ना 10 तक होमवर्क दिया गया था। तो जैसे जैसे सर होमवर्क देंगे वैसे वैसे अगर आप क्लास को अगर आपको लगा कि हाँ क्लास अगर डेली मतलब इसको लाया जाए करंट अफेयर्स का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कंटिन्यू बोलिएगा तो हाँ कंटिन्यू क्लास आएगा,
नहीं तो फिर जो है ना, अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो क्यों क्लास लाएंगे। बाकी जिनको जो है बिहार दरोगा पेड बैच ज्वाइन करना है, दरोगा बैच जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, ये सारे बुक से जो है ना होमवर्क दिया जा रहा है। और ज्ञान बिंदु का जो सर स्टार्ट किए उसका टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। तो इस सबसे जो है ना घटना चक्र और लुसेंट से जो है ना आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी नोट्स भी हम सेंड कर दिए हैं बैच में, टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से भी जो है जहाँ से आपको मन करे घटना चक्र से घटना चक्र से कर लीजिएगा, या तो ज्ञान बिंदु नोट से करना रहेगा तो ज्ञान बिंदु नोट से कर लीजिएगा। ये सभी बुक जो है ना आपको करवाया जाएगा और प्रॉपर्ली तरीके से होमवर्क मिल भी रहा है। तो जो टॉपिक सर बताएंगे कि टॉपिक पढ़ना है उसे एक मतलब इस पढ़ के आना है, तो जो भी सर करवाएंगे आपको इस जो है ना आपको हम सारा बता देंगे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कम फी में जो है ना 149 फी लग रहा है। आप इसको ज्वाइन करके जो है ना आप जो है ना अच्छी तरीके कर सकते हैं। तो बाकी जो अगर आपको कोई दिक्कत उक्कत लगेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर नंबर भी दिया रहता है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। और ये क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा आपको आज क्लास फास्ट लगा होगा, तो आप लोग इसके लिए आज के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी जो है ना, बाकी अगर बोलिएगा तो क्लास कंटिन्यू आपको हम करवाएंगे करेंट अफेयर्स का। बाकी जो जैसे क्लास आ रहा है क्वेश्चन बैंक तो करवाया हुआ है ही है। फर्स्ट सेट का लगभग 7 सेट हम करवा चुके हैं, 8 सेट। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा क्लास। बाकी हम लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, इसलिए सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिए और हर ग्रुप में जो है ना शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।